नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं मेरी साथी दीपाली। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेश वापसी। पीएम के ऐतिहासिक दौरे ने भारत की वैश्विक कूटनीति को दी नई दिशा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहली बार 54 भारतीय संस्थानों को रैंकिंग में मिली जगह। आईआईटी दिल्ली शीर्ष 125 स्थानों में शामिल। पीएम ने कहा, अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। मॉनसून बारिश से कहीं राहत तो कहीं आफत। झारखंड के रांची, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा समेत कई जिलों में स्कूल बंद। गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी के साथ 11 बांध हाई अलर्ट पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब सिर्फ 2 दिन बाकी। दुनिया भर में छाया योग का खुमार। और इजराइल ईरान संघर्ष 7वें दिन भी जारी। ईरान ने इजरायली अस्पताल पर दागी मिसाइल। इजराइल ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर किया हमला। तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास कर्मियों को सुरक्षित रहने को अलर्ट। तीन देशों की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौट आए हैं। पीएम की ये यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक रही। यात्रा के पहले पड़ाव में पीएम ने साइप्रस की यात्रा की, जो कि पिछले 2 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा रही। वहीं यात्रा के दूसरे चरण में पीएम की कनाडा यात्रा बहुत ही शानदार और सफल रही। इस दौरान G7 शिखर सम्मेलन में ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे वैश्विक संदर्भ में प्रमुख मुद्दों पर सार्थक चर्चा की गई। यात्रा के अंतिम चरण में पीएम ने यूरोपीय देश क्रोएशिया की यात्रा की। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर ये यात्रा एक मील का पत्थर साबित होगी। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय संस्थानों ने अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और पहली बार 54 भारतीय संस्थानों को रैंकिंग में जगह मिली है। पिछले साल 46 भारतीय संस्थान रैंकिंग में शामिल थे। 2014 के मुकाबले क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल होने वाले भारतीय संस्थानों की संख्या में 390% का इजाफा हुआ है। 2014 में महज 11 भारतीय संस्थान इस रैंकिंग में शामिल थे। इस प्रकार भारत का शिक्षा तंत्र G20 देशों के सबसे तेजी से विकास करने वाला शिक्षा तंत्र बन गया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के बाद सबसे अधिक संख्या में भारतीय संस्थान शामिल हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 123वां स्थान हासिल किया है। पिछले साल के मुकाबले इस साल आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग में 27 स्थानों का उछाल आया है और संस्थान पहली बार दुनिया के शीर्ष 125 विश्वविद्यालयों में शामिल हुआ है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में 3 भारतीय संस्थानों को शीर्ष 200 में जगह मिली है। आईआईटी दिल्ली एक और जहां सर्वश्रेष्ठ भारतीय संस्थान बन गया है, वहीं रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे 129वें पे और आईआईटी मद्रास 180वें स्थान पर आ गया है। आईआईटी मद्रास पहली बार दुनिया के शीर्ष 200 संस्थानों में शामिल हुआ है। दुनिया के शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में शामिल अन्य भारतीय संस्थानों में आईआईटी खड़गपुर 215वें स्थान पर, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 219वें स्थान पर, आईआईटी कानपुर 222वें स्थान पर और दिल्ली यूनिवर्सिटी 328वें और अन्ना यूनिवर्सिटी 465वें नंबर पर है। और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय संस्थानों ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। हमने बताया पहली बार 54 भारतीय संस्थानों को रैंकिंग में जगह मिली है। इसे लेकर
प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 हमारे शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आई है। हमारी सरकार भारत के युवाओं के फायदे के लिए अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय उच्च शिक्षणों के प्रदर्शन पर खुशी जताई है। उन्होंने बताया कि भारत ने क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया है। इस वर्ष कुल 54 भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान को वैश्विक रैंकिंग में स्थान मिला है। वर्ष 2014 में ये संख्या केवल 11 थी। बीते एक दशक में ये लगभग 5 गुना वृद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए गए शिक्षा क्षेत्र के व्यापक सुधारों का प्रमाण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा प्रणाली को न केवल आधुनिक बनाया है, बल्कि शोध, नवाचार और वैश्वीकरण को बढ़ावा देकर इसे एक नए युग में प्रवेश कराया है। इस उपलब्धि के साथ भारत G20 देशों में सबसे तेजी से उभरती हुई शिक्षा प्रणाली बन गया है और क्यूएस रैंकिंग में संस्थानों की संख्या के मामले में अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के बाद चौथे स्थान पर है। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि केंद्र सरकार को विश्वास है कि एनईपी 2020 की बदौलत आने वाले वर्षों में और अधिक भारतीय संस्थान वैश्विक उत्कृष्टता की सूची में जगह बनाएंगे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पर्यटन के अच्छे दिन जल्द लौटेंगे। उन्होंने बताया कि बीते 2-3 वर्षों में जिस तरह घाटी में पर्यटन में उछाल देखने को मिला, वह यह दर्शाता है कि कश्मीर सामान्य स्थिति की ओर लौट रहा है। शेखावत ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले 1 महीने में घाटी में फिर से वही पर्यटक गतिविधि देखने को मिलेगी। वापस अच्छे दिन लौटेंगे, क्योंकि टूरिज़्म के ने जिस तरह से पिछले 2-3 साल में जिस तरह का उछाल देखा था, कश्मीर में शांति बहाल होने के बाद में, कश्मीर के धारा 370 हटने के बाद में जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ बनी थी, करोड़ों की संख्या में टूरिस्ट यहाँ आ रहा था, उस पर निश्चित उसके कारण से विराम लगा है। लेकिन पिछले 2 महीने में वापस 1.5 महीने में जिस तरह से रिकवरी हुई है, जी सर, मुझे लगता है कि अगले 1 महीने में वापस पुरानी परिस्थितियां लौटेंगी और अब की बार दिसंबर तक आते आते हम सब लोग मिलकर के राज्य की सरकार भी और देश की सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस पर विस्तार से चर्चा हुई है और राज्य सरकार के हर इनिशिएटिव में भारत सरकार उसका सहयोग करे। इजराइल और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष 7वें दिन भी थमने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार को ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के शहर बेरशेबा में एक अस्पताल को निशाना बनाया, जबकि इजराइल ने ईरान के खोंडब और नतांज स्थित परमाणु ठिकानों पर हमले किए। इजरायली आपातकालीन सेवाओं के मुताबिक हमलों में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि दर्जनों अन्य को 3 अलग अलग स्थानों से अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा कि तेहरान में बैठे तानाशाहों से इसकी कीमत वसूली जाएगी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि उनका लक्ष्य अस्पताल के पास स्थित इजरायली सैन्य और खुफिया मुख्यालय था। ईरानी समाचार एजेंसी के मुताबिक खोंडब के भारी जल संयंत्र के पास इजरायली हमला हुआ, जिसकी पुष्टि IAEA ने भी की है। हालांकि रेडियोलॉजिकल प्रभाव की कोई सूचना नहीं है। ईरान में एक सप्ताह में शीर्ष सैन्य नेतृत्व को गंभीर नुकसान पहुंचा है, जबकि इजरायली हमलों में सैकड़ों लोग मारे गए। ईरानी जवाबी कार्रवाई में इजराइल में कम से कम 2 दर्जन नागरिकों की मौत हुई है। ईरान के उप विदेश मंत्री काज़म गरीबाबादी ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका सीधे तौर पर संघर्ष में शामिल होता है तो ईरान के पास सभी सैन्य विकल्प मौजूद हैं। उन्होंने कहा, हमारी सलाह है कि अमेरिका चुपचाप खड़ा रहे। ईरान के खिलाफ हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी पर भी ईरानी विदेश मंत्रालय ने हमला बोला, उन्हें अन्यायपूर्ण युद्ध का भागीदार बताया। इधर अमेरिका ने इजराइल में स्थित अपने दूतावास के कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर रहने का निर्देश दिया है और निजी अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षित
निकासी की तैयारी कर रहा है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के बीच ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ऑपरेशन सिंधु चला रही है। इस अभियान के तहत बड़ी संख्या में ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालकर नई दिल्ली लाया गया। जम्मू और कश्मीर के 90 छात्रों सहित 110 भारतीयों का पहला जत्था सुरक्षित रूप से आज नई दिल्ली पहुंचा। छात्रों ने ईरान और आर्मेनिया में भारतीय मिशनों की कड़ी निगरानी में आर्मेनियाई राजधानी येरेवन तक एक चुनौतीपूर्ण सड़क यात्रा की। ईरान से दिल्ली पहुंचे छात्रों ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। भारत ने इस सफल निकासी प्रक्रिया के लिए ईरान और आर्मेनिया की सरकारों का आभार व्यक्त किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में एक 24 घंटे कंट्रोल रूम स्थापित किया है और तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन के जरिए ईरान में रह रहे भारतीयों से संपर्क बनाए रखने की अपील की है। और जब जब दुनिया में आपदा आई तब तब भारत ने अपने नागरिकों की रक्षा के लिए त्वरित कदम उठाए ताकि हर एक भारतीय नागरिक सुरक्षित अपने घर जा सके। चाहे कोविड महामारी का कठिन समय हो या किसी देश में आई प्राकृतिक आपदा या किसी देश में चल रहे आंतरिक संघर्षों के बीच फंसे भारतीय नागरिक हो। पिछले दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के चलाए गए रेस्क्यू मिशन ने हर भारतीय को सुरक्षित घर लौटने में मदद की है। एक ऐसा दौर जब दुनिया जंग, महामारी और प्राकृतिक आपदाओं से हिली हुई थी, तब एक देश डटकर खड़ा रहा अपने नागरिकों की रक्षा में। वो था भारत। चाहे इराक में गृह युद्ध हो, नेपाल में विनाशकारी भूकंप या यमन में जानलेवा संघर्ष, मोदी सरकार ने हर बार तेज निर्णायक रेस्क्यू मिशन चलाए ताकि हर भारतीय सुरक्षित घर लौट सके। ईरान में भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु इसका ताजा उदाहरण है। ऑपरेशन मैत्री के तहत संकट मोचन से देवी शक्ति तक, चाहे सूडान की जंग हो या अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा, ना कोई जमीन दुर्गम रही और ना ही कोई संकट बड़ा रहा। कोविड महामारी के दौरान ऑपरेशन वंदे भारत और समुद्र सेतु ने लाखों को घर पहुंचाया। यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा के तहत तिरंगा बना ढाल, हजारों छात्रों की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित हुई। और हाल में ही सूडान और इजराइल से ऑपरेशन कावेरी और अजय के जरिए गोलियों की गर्जना के बीच भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। यहां तक कि विदेशी नागरिकों को भी भारत ने शरण दी। विश्व बंधुत्व की असली पहचान बने हैं ये मिशन। एक दशक अटूट प्रतिबद्धता की। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव रूस के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने 28वें सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने एट द फोरफ्रंट ऑफ टेक्नोलॉजी, द फ्यूचर ऑफ AI एंड ग्लोबल कंपटीशन सत्र में अपने विचार साझा किए। अश्विनी वैष्णव ने अपने संबोधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोकतांत्रिकरण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने भारत के AI मिशन के पीछे की दूरदर्शी सोच और सिद्धांतों को रेखांकित किया।
साथ ही देश की AI प्रतिभा को वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत का उद्देश्य AI को केवल कुछ लोगों तक सीमित रखने के बजाय आम जनता और उद्योगों की व्यापक पहुंच तक लाना है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार भारत को AI में वैश्विक नेतृत्व देने के लिए एक समावेशी और जिम्मेदार ढांचा तैयार कर रही है। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर दिल्ली पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। इस मामले में दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने ऐसे अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें अपने देश भेजने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इस दिशा में विशेष अभियान और संयुक्त निरीक्षण पूरे जिले में चलाए जा रहे हैं। स्थानीय थानों और विशेष इकाइयों के अधिकारियों की टीमों को तैनात कर गहन जांच और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिले की एडिशनल डीसीपी ऐश्वर्या सिंह ने बताया कि 17 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। ये लोग जंगल के रास्ते और एक्सप्रेस ट्रेनों के माध्यम से भारत में आए थे और अवैध रूप से यहाँ रह रहे थे। पश्चिमी जिले ने 17 इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया है एवं उनका डिपोर्टेशन प्रोसेस बिगिन कर दिया गया है। इसको FRRO के साथ किया जा रहा है। इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है पुलिस स्टेशन वसंतकुंज साउथ का। माइग्रेंट्स इंडिया आए थे थ्रू इलीगल जंगल रूट्स और अब इनको डिटेन किया है PS महेंद्र पार्क में डिपोर्टेशन के लिए FRRO द्वारा। तकनीक और मोबाइल पर निर्भर होती जा रही आज की पीढ़ी के लिए योग एक नई दिशा बनकर उभरा है। शहर में आयोजित विभिन्न योग शिविरों और कक्षाओं में 5 वर्ष के बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक पूरी लगन और उत्साह के साथ योग सीख रहे हैं। ये नज़ारा न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि ये संकेत भी देता है कि योग भारतीय समाज में एक बार फिर अपने मूल स्थान की ओर लौट रहा है। इसी क्रम में राजस्थान के बीकानेर में भी विभिन्न योग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। योग प्रशिक्षक हितेंद्र मारू ने कहा कि नियमित योग अभ्यास से उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, माइग्रेन, अनिद्रा जैसी बीमारियों में काफी हद तक राहत मिल रही है। आज के समय में देखा जाए तो जितनी भी अपने बीमारियां हैं या जो भी अपने रहन सहन है, जो भी अपने अभी सिस्टम जो है सारा बिगड़ा हुआ है, तो इन सारे सिस्टम को सुधारने के लिए योग उसके अंदर सर्वोपरि माना जा रहा है। क्योंकि जब तक अपना स्वास्थ्य है तभी अपन सही ढंग से जीवन यापन कर पाएंगे। तो इस जीवनचर्या को बनाए रखने के लिए और इसको और आगे सुदृढ़ प्रकार से कैसे अपन उसको बना सकते हैं, उसके लिए योग एक सर्वोपरि, इसको आप चाहे क्रिया मान लीजिए, प्रक्रिया मान लीजिए, ये रिसर्च का भी पार्ट है। तो इसके योग ऐसी चीज़ कि आज के समय में हर कोई इसको अपनाना चाहता है। और योग के साथ साथ यहाँ नेचुरोपैथी का कार्यक्रम भी रहता है। उनको जल नीति वगैरह है या जो भी अपने नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनसे भी हम उनको ट्रीटमेंट करने का प्रयास करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित अपने आवास परिसर में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी उनके साथ योगाभ्यास किए। योगाभ्यास के उपरांत मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग केवल शारीरिक क्रियाओं का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह आत्मचिंतन, आंतरिक शांति और आत्मबोध की एक प्रक्रिया है। ये साधना मन को स्थिर कर चेतना की गहराइयों तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करती है। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता थी, जिनके प्रयासों ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया, जिसे 177 देशों ने समर्थन दिया। जन जन के समर्पण से, सभी योग साधकों के समर्पण से, उनकी अनवरत रूप से योग को जन जन का योग बनाने के कारण, उनकी दृढ़ता के कारण आज ये एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। आज भारत ही नहीं, विदेशों में भी योग की ख्याति बढ़ रही है और भारतीय पद्धतियों की महत्ता और वैज्ञानिकता सिद्ध हो रही है। हम निरंतर इस दिशा में
काम कर रहे हैं कि देवभूमि उत्तराखंड सनातन संस्कृति की वैश्विक राजधानी बने। योग समय और सीमाओं से परे जाकर एक ऐसी जीवन शैली बन चुका है जो स्वास्थ्य और एकता का प्रतीक है। आइए योग की आध्यात्मिक जड़ों से लेकर इसके वैश्विक उत्सव बनने तक की अद्भुत यात्रा को डीडी न्यूज की अंतरा सिन्हा की इस रिपोर्ट के साथ जानें। जैसे ही सूरज पहाड़ों के ऊपर उगता है, लाखों लोग योग के साथ अपना दिन शुरू करते हैं। एक ऐसा अभ्यास जिसकी जड़ें भारत में 5000 साल पहले की आध्यात्मिक साधना में है। योग मन, शरीर और आत्मा के मेल का नाम है। प्राचीन ग्रंथों जैसे पतंजलि के योग सूत्रों ने इसकी नींव रखी, जहां ध्यान और शारीरिक मुद्राओं पर जोर दिया गया। 19वीं और 20वीं सदी के प्रारंभ में स्वामी विवेकानंद जैसे अग्रदूतों ने योग को पश्चिमी दुनिया में प्रस्तुत किया, जहां इसके संतुलन और आंतरिक शांति के दर्शन शास्त्र ने लोगों को मोहित कर दिया। 21वीं सदी में आते आते योग ने वैश्विक रूप से जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। इसकी अनुकूलता ने इसे सबके लिए सुलभ बना दिया। हठ योग से लेकर विन्यास योग तक इसके शारीरिक लाभ जैसे तनाव में कमी और लचीलापन ने करोड़ों लोगों को आकर्षित किया। 2025 तक दुनिया भर में 30 करोड़ से अधिक लोग योग का अभ्यास कर रहे हैं और हर प्रमुख शहर में योग स्टूडियो मौजूद हैं। सोशल मीडिया और मशहूर हस्तियों द्वारा समर्थन ने इसकी लोकप्रियता को और बढ़ाया, जबकि वैज्ञानिक शोधों ने इसके मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक फिटनेस के लाभों को प्रमाणित किया है। 2014 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया। तब से हर साल 21 जून को न्यूयॉर्क से लेकर नायरोबी तक लाखों लोग योग की एकजुटता की शक्ति का उत्सव मनाते हैं। समूह योग सत्र और वर्चुअल कक्षाओं जैसे आयोजनों के माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि ये प्राचीन अभ्यास आज के तेज तर्रार जीवन में शांति और स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। भारत में जन्मा यह योग अब दुनिया भर के घरों और दिलों तक पहुंच चुका है। शांत स्टूडियो से लेकर भीड़भाड़ वाले शहर के पार्कों तक योग की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। सदियों से योग हमारे शरीर, मन और आत्मा के लिए एक अमूल्य अभ्यास रहा है। फिर चाहे आप इसे समूह में करें या अकेले, करोड़ों लोग अब इसे अपनी जिंदगी में अपना चुके हैं। योग की लोकप्रियता बहुत बढ़ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसी योग का एक उत्सव है। शारीरिक और मानसिक शांति के लिए ये एक कारगर उपाय है। तो आप भी आइए, इस उत्सव का हिस्सा बनिए। डीडी न्यूज़ के लिए दिल्ली से मैं अंतरा सिन्हा, कैमरा पर्सन मोंटी के साथ। और उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के मामले में विशेष जांच दल ने 1100 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। चंदौसी की एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क, जामा मस्जिद के सदर जफर अली और 21 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी और 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण बिश्नोई ने बताया कि शीघ्र ही इस मामले का ट्रायल शुरू हो जाएगा और अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिले, इसके लिए तेजी से कार्रवाई की जाएगी। चार्जशीट है वो दाखिल की जा चुकी है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण 335/24 जो उस दिन हुई हिंसा की कंस्पिरेसी के बारे में लिखी गई थी। उस अभियोग में कल जियाउर रहमान बर्क जो कि यहाँ के सांसद हैं, उनको चार्जशीट किया गया है। इसके साथ में 23 अन्य लोग को गिरफ्तार करके इस केस में ऑलरेडी जेल भेजा जा चुका है। अन्य मुकदमे ट्रायल की स्टेज पर आ चुके हैं। उन सभी के अंदर पुलिस के द्वारा प्रभावी पैरवी करके सजा कराई जाएगी। झारखंड में मानसून की धमाकेदार एंट्री हुई है और पिछले 3 दिनों से राज्य बारिश से सराबोर है। रांची समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश अभी भी जारी है। आज मूसलाधार बारिश को देखते हुए रांची, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा समेत कई जिलों में स्कूल भी बंद हैं।
मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। निचले इलाकों से भी लोगों को हटाने का निर्देश दिया गया है। राज्य की नदियां और नाले उफान पर हैं और सड़क पर जल जमाव से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। कई नदियों पर बने पुल के भी बहने की खबर आ रही है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।